Hello and welcome to my YouTube channel. I am Nardev, your English teacher. Today I come up with the new topic and that is models. Let's start. Today we will learn models. What are models? Models are model auxiliaries. Auxiliaries का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, जो सेंटेंस में सहायक क्रिया का काम करते हैं। मॉडल्स भी क्या, वो वर्ब्स क्या कहलाते हैं? हेल्पिंग वर्ब। और मॉडल्स भी हमेशा एक सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का ही काम करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पहले बिफोर वी स्टार्ट द टॉपिक मॉडल्स वी शुड हैव द नॉलेज ऑफ वर्ब। देखो वर्ब क्या होता है ये मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, सिर्फ इसके बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दूंगा, क्योंकि मॉडल से पहले बैकग्राउंड नॉलेज आपको होनी चाहिए ये टॉपिक पढ़ने से पहले। और क्या है कि वर्ब एक सेंटेंस में क्या काम कर सकती हैं? 3 टाइप्स का फंक्शन काम कर सकती है एक सेंटेंस में वर्ब। या तो वो एक्शन, किसी सेंटेंस में क्या कर रही होंगी वो वर्ब्स एक्शन को शो कर रही होंगी, या फिर वो स्टेट को, या फिर वो पोजेशन को दिखा रही होंगी उस सेंटेंस में। देखिए एक्शन, जब मैं बात करता हूं एक एग्जांपल, आई प्ले फुटबॉल, तो यहां पे जो प्ले वर्ब है ये किसका काम कर रही है? एक्शन का। खेलना, एक फुटबॉल खेलना क्या है? एक एक्शन है। स्टेट, आई एम इल, मैं बीमार हूं, मैं गरीब हूं, मैं अमीर हूं, इस टाइप से जो आपकी अवस्था को बताए, किसी चीज की अवस्था को, स्टेट को बताए, तो वो वर्ब क्या कहलाएगी? स्टेट वर्ब। इसके बाद वर्ब सेंटेंस में पोजेशन, यानी कि तुम्हारा अधिकार, किसी चीज पर अधिकार जताए, बताए, तो वो वर्ब क्या कहलाएगी? पोजेशन बताने वाली वर्ब। जैसे आई हैव ए कार, यहां पे ये वर्ब क्या काम कर रही है? पोजेशन बता रही है कि मेरे पास एक कार है। अगर मैं इसका नेगेटिव सेंटेंस देखूं तो आई डोंट हैव ए कार, मेरे पास कार नहीं है। या फिर मैं, ये कई बच्चे ऐसे भी बोलते होंगे आई हैव नॉट ए कार, जो कि रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि ये हैव यहां पर मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है और मेन वर्ब के साथ नोट नहीं लगाया जाता है। जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो हमें एक हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है और उसके आगे हम नोट लगाते हैं। तो यहां पे आई डोंट, ये डोंट जो है, डू नॉट, ये क्या हुआ? हेल्पिंग वर्ब। और हैव क्या हुआ? मेन वर्ब। ये एकदम रॉन्ग है आई हैव नॉट ए कार लिखना। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने एक नई टर्म यहां पर सीखी कि ये हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे आगे। देखो यहां पर ये वर्ब को हम जब क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब्स जब हम करते हैं तो कई टाइप से कर सकते हैं, बट यहां पर ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस, वर्ब का जो फंक्शन होता है उसके बेसिस पे अगर हम वर्ब को क्लासिफिकेशन करें तो 2 टाइप्स में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज लेक्सिकल और मेन वर्ब। जैसे कि यहां पर प्ले, ये एम या हैव, ये तीनों ही क्या है? मेन वर्ब का, एज ए मेन वर्ब यूज हुई है, तो इन्हें हम लेक्सिकल वर्ब्स भी बोल सकते हैं। यहां पर हालांकि यहां पर ये वर्ब एक्शन का काम कर रही है, यहां पर स्टेट का, यहां पे पोजेशन का शो कर रही है ये, बट फिर भी अगर हम इनको एज ए वर्ब क्लासिफाई करें ऑन देयर फंक्शन तो ये होगी मेन वर्ब, ये भी मेन वर्ब, ये भी मेन वर्ब, क्योंकि इसके साथ ये खुद ही अपने आप में वर्ब है, ये खुद ही अपने आप में वर्ब है, ये भी, क्योंकि इनके साथ कोई हेल्प करने वाली अदर वर्ब्स है नहीं, ना ये किसी दूसरी वर्ब्स की हेल्प कर रही है। तो ये क्या है? तीनों ही मेन वर्ब्स हैं। अब देखो दूसरा टाइप क्या होता है? ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया जो मेन वर्ब की हेल्प करे, वो क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होता है। उसको पढ़ेंगे। अब देखिए उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं फर्दर। We can classify auxiliary verbs into 2 types, and first one is primary auxiliary verb, जिसे आप सभी जानते हैं, I am, is, am, are, do, does, has, have, जो आपने रट रखा है कभी से, वो क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। और दूसरी है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। देखिए स्टूडेंट्स, अभी मैं मॉडल ऑक्सिलरी को यहीं पे लिख देता हूं, क्लासिफाई करता हूं। आप देखिए, इसको नोट कर लीजिए। ये थोड़ी जगह तो कम पड़ेगी, बट फर्स्ट वन इज प्राइमरी ऑक्सिलरी। और प्राइमरी ऑक्सिलरी में क्या क्या हो सकती हैं? वर्ब्स
बी की जितनी भी फॉर्म है, बी की फॉर्म क्या होती है? बी वाज बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ बी, सेकंड फॉर्म ऑफ बी वाज, बी की फर्स्ट फॉर्म बी, सेकंड वाज और थर्ड बीन। मगर इसमें सारी, इसकी फर्स्ट फॉर्म में इज एम आर भी आती है, सेकंड में वाज वर और थर्ड में बीन। ये सारी की सारी फॉर्म आ गई इसमें इज एम आर, तो आप यहां पे लिख सकते हो इज एम आर वाज वर बीन, ये सब आ गई। सेकंड डू वाली फॉर्म, करने वाली, जो डू, डज, डिड, ये सारी क्या है? ये डू की फॉर्म है। डन एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता है, डन, वो थर्ड फॉर्म एज ए मेन वर्ब यूज हो सकता है वो। तो डू, डज और डिड ये यूज होंगे, डन नहीं होगा। उसके बाद देखो हैव वाली जो भी है, जिसमें हैज, हैव और हैड, हैज, हैव और हैड, ये तीनों, ये आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। ये तभी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होंगी जब ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का फंक्शन कर रही होंगी सेंटेंस में। अदरवाइज तो यहां पर देखो ना, एम यहां पे भी लिखा है, बट यहां पे तो ये एम मेन वर्ब है, इसको हम प्राइमरी वर्ब बोल ही नहीं सकते, मेन वर्ब है यहां पे। तो आपको ये देखना है कि जब वो किसी दूसरी वर्ब की हेल्प कर रही हो तभी वो ऑक्सिलरी वर्ब होंगी, अदरवाइज दे कैन बी प्राइमरी ऑल्सो, दे कैन बी मेन वर्ब ऑल्सो। सो second टाइप इज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। ये हमारा टॉपिक है आज का। देखिए ऑक्सिलरी वर्ब्स का मतलब होता है सहायक, तो आप यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वही बात है, हेल्पिंग वर्ब्स ही हैं ये भी अपने आप में, ठीक है। और ये भी मॉडल ऑक्सिलरीज भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ये मेनली 10 टाइप्स की होती है। मैं इसको रब करके फिर लिखूंगा इनको, जैसे एक दो लिख देता हूं यहाँ पे। कौन कौन सी हुई? कैन, मे, कुड, माइट, मस्ट, ये सब 10 होती है टोटल। इसके अलावा जो 3 नीड, डेयर और यूज टू, उनको बोलते हैं हम मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स, क्योंकि वो कई बार ऑक्सिलरी वर्ब का काम करती हैं, कई बार वो मेन वर्ब का काम करती हैं, मतलब कई बार तो एज ए मॉडल काम करती हैं, कई बार वो एज ए मेन वर्ब काम करती है, तो उनको सेमी मॉडल्स भी कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स, मॉडल ऑक्सिलरीज बेसिकली आपका टॉपिक यहां से स्टार्ट होता है, जो आज का टॉपिक है। तो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं क्या? मॉडल ऑक्सिलरीज की जरूरत क्या पड़ी इंग्लिश में, अगर हम इस पर चर्चा करें तो उससे पहले तो इसको एक बार डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं। मॉडल्स एक्सप्रेस मूड ऑफ द स्पीकर, मींस ऐसी हेल्पिंग वर्ब जो स्पीकर के मूड को एक्सप्रेस करें। अब मूड आप बोलोगे कि सर मूड क्या होता है, तो मूड होता है, इसको आप एटीट्यूड समझ सकते हो। जैसे आपके अंदर कोई फीलिंग्स है, इंग्लिश लैंग्वेज में फीलिंग्स व्यक्त करने के लिए स्पेशल वर्ड्स कुछ खास है नहीं, केवल मॉडल्स का सहारा लिया जाता है। उसके बाद परमिशन, यदि आपको किसी से परमिशन लेनी है या देनी है, टू टेक परमिशन एंड टू गिव परमिशन। रेस्पेक्ट, किसी का आदर सम्मान करना है। एबिलिटी मीन्स या कैपेसिटी, आपकी क्षमता को आपको व्यक्त करना है, या फिर किसी से रिक्वेस्ट करनी है, वो भी हम्बल रिक्वेस्ट करनी है, तो आप क्या करोगे? देखिए हिंदी में क्या होता है, हम यदि किसी की रेस्पेक्ट करें तो जी वर्ड है हमारे पास, नमस्ते जी, हाँ जी, ना जी, ये सब कुछ जी। मगर इंग्लिश में इसके लिए कोई अल्टरनेटिव वर्ड है नहीं। आप हिंदी में आपके पास आपको यानी कि दूसरे को बोलने के लिए, संबोधित करने के लिए तू है, तुम है और आप है। आपसे छोटा आप उसे तू बोल सकते हैं, बराबर वालों को तुम बोल सकते हो, और आपसे बड़े हैं उनको आप बोल सकते हो। मगर इंग्लिश में केवल यू ही है, ओनली यू। हाँ, कृपया, अगर आपको किसी से रिक्वेस्ट करनी हो तो इंग्लिश में प्लीज है, मगर प्लीज से भी ज्यादा अगर आपको, प्लीज तो आप बच्चों को बोल सकते हो, बोलते हो ना, प्लीज गिव मी ग्लास ऑफ वाटर। बट अगर मोर पोलाइट बनना हो आपको, और भी अधिक पोलाइट, तो आपको मॉडल्स का सहारा लेना पड़ेगा। तो मॉडल्स क्या हैं?
आपके अंदर के फीलिंग्स, आपकी एटीट्यूड, आपका जो मूड है, जो कहना चाहते हो उसको दर्शाते हैं, उसमें मदद करते हैं आपको एक्सप्रेस करने में। देखिए स्टूडेंट्स, इनकी जरूरत क्या पड़ी, इनको मेनली आपने एक वर्ड सुना होगा कोड ऑफ कंडक्ट, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में आचार संहिता। तो कोड ऑफ कंडक्ट का यूज कहां पर होता है, जब आपको फॉर्मेलिटीज करनी हो, फॉर्मल बिहेवियर करना हो, कहां पर, जैसे ऑफिस में जाना है, स्कूल में टीचर से या प्रिंसिपल से बात करनी है या किसी अधिकारी से बात करनी है, तब आप कोड ऑफ कंडक्ट का पालन आपको करना होता है। तो वो चीज कब आएंगी, जब आपकी आवाज में क्या होगा, पोलाइटनेस होगा, रेस्पेक्ट होगी और फीलिंग्स होंगी, तब तो वो चीज आप मॉडल्स में पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले आप देखो, यहां पर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। प्लीज से मैंने काम चला लिया, मगर यहां पर हेल्प अपने आप में मेन वर्ब है, मैंने कोई मॉडल नहीं लगाया है, कृपया मेरी मदद करें। मगर इसी बात को मैं अगर और अधिक पोलाइटली, मोर पोलाइटली बोलना चाहूं तो मैं यहां पर एक मॉडल लगा सकता हूं, कुड यू हेल्प मी प्लीज, लास्ट में इंटरोगेटिव बन जाएगा ये, कृपया आप मेरी मदद कर सकते हैं क्या, मतलब इसमें आप मोर पोलाइटली बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब हम वन बाय वन इसके बाद क्या पढ़ेंगे, पहले तो इससे पहले हम ये पढ़ेंगे कि इनका मॉडल ऑक्सिलरीज का फंक्शन क्या, कैसे होता है एक सेंटेंस में, कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स हम यूज कर सकते हैं वो देखते हैं। मैं इसको रब कर देता हूं या आप नोट कर लीजिए। इसके साथ साथ हम इसकी स्ट्रक्चर्स को पढ़ रहे हैं। अब इसको मिटा दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, शायद मिटा देता हूं मैं, क्योंकि आपने नोट तो कर ही लिया। There are two main structures of models in English grammar। ग्रामर में हम इनका जब यूज करते हैं तो स्ट्रक्चर को तो फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ग्रामर बेस्ड किस पे है, सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर। तो इसमें मेनली दो स्ट्रक्चर हो सकते हैं, एक को बोलते हैं हम सिंपल स्ट्रक्चर, दूसरे को बोलते हैं परफेक्ट स्ट्रक्चर। अब देखो, जब बात करते हैं हम फर्स्ट वाले की, सिंपल स्ट्रक्चर की, फर्स्ट वन इज सिंपल। तो सिंपल स्ट्रक्चर की जब बात करें हम, तो क्या होगा, उसमें सब्जेक्ट प्लस एक मॉडल ऑक्सिलरी आएगा, जिसको मैं एम से लिख रहा हूं केवल, या पूरा लिख देता हूं मॉडल। उसके बाद क्या आएगा, V1। ध्यान रहे कि मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मॉडल के तुरंत बाद हमेशा ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करें। ये तो हुआ इसका एक्टिव स्ट्रक्चर। क्या है, जब वॉइस कैसी है, एक्टिव, मीन्स हम एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस V1 यूज करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल, आई कैन बीट यू, मैं तेरे को बीट कर सकता हूं। आई कैन बीट यू, ये मेरी एबिलिटी हुई या क्षमता हुई, कैपेसिटी, आई कैन बीट यू। तो यहां पर हमने क्या किया, देखो, बीट मेन वर्ब है और वो भी उसकी फर्स्ट फॉर्म, और ये कैन क्या है, हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम क्या बोलते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी। ये हुआ मॉडल। तो हमने देखा कि कैन प्लस बीट, यानी कि कैन और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, मॉडल प्लस V1। अगर हम इसकी पैसिव की बात करें तो पैसिव में क्या होता है वो देखिए। पैसिव स्ट्रक्चर में जो इसका, ये तो एक्टिव स्ट्रक्चर था, इसके बाद जब पैसिव की बात करें हम, मीन्स जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वही मॉडल ऑक्सिलरी, उसके बाद आपको ऐसा नहीं कि कैन का कुड बना देंगे, मेक अ माइट, कुछ नहीं,
वही मॉडल ऑक्सिलरी, उसके बाद आप ऐड करेंगे बी, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। बी अपने आप में मैंने अभी बताया था कि बी की फॉर्म्स, बी वाज बीन, तो बी फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, उसके बाद आगे ऑब्जेक्ट वगैरह जो भी आएगा। तो ये हुआ बेसिक स्ट्रक्चर इसका पैसिव वॉइस का। सो स्टूडेंट्स, इसका भी एग्जांपल हम देख सकते हैं। इसी का वॉइस चेंज कर लूं, यू कैन बी बीटन, यू कैन बी बीटन। तो आपने देखा कि कैन मॉडल हुआ, ये बी फिर V1, मतलब मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना ही है। बी लगाएंगे तो उसके बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा पाएंगे। बी बीटन, ये आगे आप वर्ब की थर्ड फॉर्म आपने पुट कर दी है। विदाउट बी आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएं, वर्ब की थर्ड फॉर्म आप विदाउट बी नहीं लगा सकते हैं मॉडल के बाद। ये हुआ मॉडल। सो स्टूडेंट्स, आपने सीखा कि सिंपल स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा इजीली। सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस V1, ध्यान रहे कि मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका पैसिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट मॉडल, मॉडल के आगे ऐड हो जाएगा बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव में ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज की जाती है। तो ये हुआ आपका सिंपल स्ट्रक्चर। टेक योर टाइम एंड नोट इट डाउन। इसके बाद देखते हैं हम सेकंड स्ट्रक्चर। दैट इज परफेक्ट स्ट्रक्चर। सेकंड स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, मैं इसको मिटा रहा हूं यहां से ताकि इजीली आप देख पाएं। परफेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल्स, जिसे हम परफेक्ट स्ट्रक्चर बोलते हैं, और ये सेकंड टाइप का स्ट्रक्चर है। इसमें दो स्ट्रक्चर होंगे, एक एक्टिव का एक पैसिव का। तो पहले मैं लिख रहा हूं एक्टिव, जो एक्टिव वॉइस में यूज किया जाता है, और वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव, मॉडल के साथ हैव, और हैव जब भी आ जाए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म में आएगी। ये इसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट, इसके बाद आपको एक मॉडल मिलेगा, मॉडल के बाद हैव, और उसके बाद आपको पुट करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, सी मे हैव रिटर्न, वो लौट चुकी होगी। यहां पर देखो ये क्या बताता है, ये पॉसिबिलिटी बताता है, पॉसिबिलिटी अबाउट पास्ट। ये जो स्ट्रक्चर है जिसे हम परफेक्ट स्ट्रक्चर कहते हैं, ये क्या बताता है, पॉसिबिलिटी अबाउट पास्ट। पास्ट की पॉसिबिलिटी कि देखो आपको कंफर्म नहीं है, आप बोल सकते हो कि मान लो आप ये बोलना चाह रहे हो कि इस समय तक मेरा दोस्त घर पर आ चुका होगा, शायद आ गया होगा, आ गया होगा। आप कंफर्म तो नहीं है ना। तो और वो एक्शन आ गया होगा मतलब हो चुका होगा, पास्ट बन गया, तो पास्ट की पॉसिबिलिटी है ये। तो यहां पर सी मे हैव रिटर्न, वो आ गई होगी, शायद वो आ गई होगी। ठीक है, तो इसकी सेंस यही जाती है, आ चुका होगा, आ गया होगा, इस टाइप से। शायद इसमें मतलब कंफ्यूजन है, श्योर नहीं हो आप। इसके बाद इसका जो सेकंड स्ट्रक्चर है जिसे हम पैसिव स्ट्रक्चर बोलते हैं, इसी का, दैट इज सब्जेक्ट प्लस एक मॉडल ऑक्सिलरी प्लस हैव बीन, क्योंकि हैव जहां पर आता है जिस सेंटेंस में, उसका पैसिव बनाते समय बीन तो ऐड होगा, तो हैव। और ये बीन क्या है, बी की थर्ड फॉर्म है, बी वाज बीन, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये कंडीशन जरूरी है, फुलफिल हो रही है यहां पे। इसके बाद आप V1 प्लस ING पुट कर सकते हैं और V थर्ड भी पुट कर सकते हैं। तो यहां पे आप दोनों ही आपके पास सुविधाएं हैं कि आप
V1 प्लस ing या V थर्ड पुट कर सकते हैं। इसका एग्जांपल देखिए C could have been saved. C could have been saved. उसे बचाया जा सकता था। मीन्स बचाया नहीं गया, बचाया जा सकता था, ऐसी संभावना थी। मीन्स यहां पर आपको पॉसिबिलिटी, फिर से एक पॉसिबिलिटी बता रहा है, मगर ऐसी पॉसिबिलिटी दैट वाज नॉट फुलफिल्ड, जिसको पूरा नहीं किया जा सका। तो यहां पर आप लिख सकते हो कि ये क्या बताता है, अनफुलफिल्ड पॉसिबिलिटी अबाउट पास्ट की ऐसी पॉसिबिलिटी बताता है ये स्ट्रक्चर जो कि पूरी नहीं की जा सकी। सी कुड हैव बीन सेव्ड, अगर आप इसमें एक कंडीशन भी लगा देता है कई बार, अगर आप समय से एक्शन लेते तो उसे बचाया जा सकता था। तो ये वाला है ना, उसे बचाया जा सकता था, ये वाला पार्ट इस ही स्ट्रक्चर में लिखा जाएगा, मॉडल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये स्टूडेंट्स दो मेन जो आपकी बेसिक स्ट्रक्चर थी मॉडल्स की, उसके बारे में मैंने बता दिया है। इसके बाद थर्ड जो स्ट्रक्चर बच जाती है, वो आप थर्ड उसे कहें या ना कहें, इसी का दूसरा पार्ट है। V3 की जगह हम जब इसमें, ये कंटिन्यूअस फॉर्म में भी यूज होता है, इसकी जगह अगर हम जब ing पुट कर दें, V1 प्लस ing यहां पर, और जो सिंपल स्ट्रक्चर था उसमें भी अगर हम ing, B के बाद ing पुट करते हैं तो उसे बोलते हैं कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर। वो भी मैं थर्ड पार्ट बना करके आपको पढ़ा देता हूं यहां पे। इसके बाद कॉन्टिन्यूअस, ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होती है मेनली कौन से वाले में, या तो सिंपल में, सिंपल कॉन्टिन्यूअस जिसे बोलते हैं, या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी होता है एक, उन दोनों में ये यूज की जा सकती है। और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा वो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट वन सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस बी। मैंने बताया था कि सब्जेक्ट के बाद मॉडल आता है, उसके बाद बी यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ चुकी है, इसके बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म, यदि पैसिव स्ट्रक्चर है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म पुट कर रहे थे। मैंने बताया यदि अगर वो एक्टिव में ही बनाना चाहते हो और कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर आपके मतलब जो एक्शन चल रहा है, गोइंग ऑन है, तो आप V1 प्लस ing पुट करेंगे। ये हुआ इसका सिंपल। और अगर मैं बात करूं परफेक्ट कंटिन्यूअस की, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव बीन प्लस V1 और ing। तो आपको क्या समझ में आ रहा है, मेनली आपको एक पहचान कर लेनी है कि जब B आए तो उसके बाद आप V1 भी लगा सकते हो, अगर V3 भी लगा सकते हो अगर पैसिव हुआ, अगर एक्टिव है तो V1 प्लस ing ही लगेगा। सब्जेक्ट प्लस मॉडल हैव बीन है तो यहां पर देखो ये बीन आ गया, बीन के बाद V1 प्लस ing। आपको ये पहचान कर लेनी है कि ये स्ट्रक्चर है तो V1 प्लस ing और ये है तो भी V1 प्लस ing। ठीक है, इनके एग्जाम्पल आप देख सकते हो। इसमें भी आप एग्जाम्पल देखेंगे तो सी मे बी कुकिंग फूड, वो खाना बना रही होगी। मे बी वो हो सकता है कि वो खाना बना रही होगी, संदेह आप कंफर्म नहीं है, ऐसी संभावना कि वो कर रही होगी। ये एक्शन गोइंग ऑन होगा उस वक्त जिस समय आप बात कर रहे हो उस वक्त की बात है कि शायद वो खाना बना रही होगी। सी मे बी कुकिंग फूड,
तो ये V1 प्लस ING का एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ही इधर देखते हैं, सी माइट का प्रयोग कर दिया। देखो इनका डिफरेंस है ना, में, माइट में, कैन में, कुड में, बाद में बताएंगे, पहले स्ट्रक्चर ही समझ लो आप बेसिकली। सेम सी माइट हैव बीन स्लीपिंग at that time, that's why she did not, या आप she did not या did not pick up my phone। ठीक है, आप यहां पे डिड नॉट ना लगा के प्रेजेंट का भी लगाना चाहो, सी डज नॉट पिकअप या सी कैन नॉट पिकअप या सी कुड नॉट पिकअप तो चलेगा। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि शायद वो उस वक्त सो रही होगी, तो डिड नॉट की जगह मैं प्रेजेंट ही लगा देता हूं, डज नॉट। सी उस समय वो सो रही होगी, सी माइट हैव बीन स्लीपिंग एट दैट टाइम, शायद इसमें थोड़ी संभावना ज्यादा है कि वो शायद उस समय सो रही होगी, इस वजह से उसने मेरा फोन नहीं उठाया होगा। तो यहां पर भी क्या है, एक संभावना है, पॉसिबिलिटी है। तो ये स्टूडेंट्स आप इनके एग्जांपल नोट कर लो, स्ट्रक्चर नोट कर लो। अब हम पढ़ेंगे वन बाय वन जो भी 10 मॉडल्स हैं उनके यूज कहां पर होते हैं और क्या काम करते हैं एक सेंटेंस में, और उनके आपस में यूज करने में डिफरेंस क्या है, कहां पर हम मे और कहां पर हम कैन का यूज करेंगे, वो सब हम पढ़ रहे हैं इसके बाद। टेक योर टाइम एंड नोट इट। सो स्टूडेंट्स, एक आपको नोट करने वाली बात है जो इंपॉर्टेंट रूल है यहां पर, व्हेन वी कन्वर्ट डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, द मॉडल ऑक्सिलरीज यूज्ड इन रिपोर्टेड स्पीच शुड बी कन्वर्टेड इनटू देयर पास्ट फॉर्म्स। मीन्स जब आप नरेशन को चेंज कर देते हो, डायरेक्ट जो आपको कहा हुआ सेंटेंस है उसको जब आप इनडायरेक्ट में चेंज करते हो, तो आपको मेक का पास्ट फॉर्म माइट, कैन का कुड, और विल और सेल का वुड। सेल का शुड भी बन सकता है मगर प्रीफर करो वुड ज्यादा बेटर होता है। तो इनका ये पास्ट फॉर्म ही यूज होगा ऐसे में। एग्जाम्पल हम देखेंगे, और एक चीज ध्यान रखना कि जहां पर पास्ट टेंस का यूज हुआ है किसी मॉडल में, जैसे पास्ट सिंपल पास्ट टेंस का यूज हो रखा है, तो आप वहां पर माइट, कुड, वुड, यानी कि जहां पर पास्ट की बात की जाए तो वहां पर प्रीफर करो मे की जगह माइट, कैन की जगह कुड, विल की जगह वुड। पास्ट जहां पर पास्ट की का जिक्र आ जाए तो आपको ये स्ट्रक्चर्स ध्यान में रखनी है कि इनकी जगह में पास्ट फॉर्म्स, स्ट्रक्चर नहीं है, ये पास्ट फॉर्म्स हैं, इनका यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं हम। मैं ये मिटा दे रहा हूं पूरा नोट ही, क्योंकि एग्जाम्पल दे रहा हूं यहां पे। अब फॉर इंस्टेंस, अब देखिए यहां पर फर्स्ट वन, ही आस्क्ड आई कैन सॉल्व दिस सम। यहां हमने मॉडल फिल कर दिया कैन। दूसरा मैं एग्जांपल, यदि इसको, ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच की पहचान क्या होती है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा मिलते हैं, यानी कि जो रिपोर्टेड स्पीच ये होती है रिपोर्टिंग वर्ब, ये होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच को हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में ही रखा जाता है। तो जब भी ऐसा लिखा मिले आपको, मीन्स ये समझना कि ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। स्पीकर ने जो वर्ड्स कहे हैं वो एज इट इज लिखे हुए हैं। इनमें आप पास्ट फॉर्म का यूज ना करके मॉडल्स के प्रेजेंट फॉर्म का यूज करें, कैन। ठीक है, जब इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो देखो क्या होगा, ही आस्क्ड इफ, कोमा, इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करके हम इफ ऐड करेंगे। आई की जगह, मतलब ये कहने वाला है फर्स्ट पर्सन है तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा, तो
ही बन जाएगा। अब देखो ये रूल्स आप नरेशन पढ़ेंगे तभी आएंगे, मैं यहां पर चेंज कर रहा हूं ही। अब देखो कैन का क्या बनेगा, यहां पर मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूं, आप सोच के बताओ। सॉल्व दिस का बनता है दैट सम। ध्यान रहे कि जब भी इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट में कन्वर्ट डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो वो अपने से नेक्स्ट वाले पास्ट फॉर्म में चला जाता है। ये प्रेजेंट टेंस है तो पास्ट में चला जाएगा, ये वाला रिपोर्टेड स्पीच वाला। रिपोर्टिंग वर्ब की बात ना करें, रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है ना कैन का, अब यहां पे क्या बनेगा, कुड। मैंने बताया था ना उसका रेस्पेक्टिव पास्ट फॉर्म यूज करना है, तो कैन की जगह हम यहां पे फिल करेंगे कुड। अगर आपने यहां पे कैन फिल कर दिया तो रॉन्ग हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखो, क्लियर हो जाएगा उससे। सी सेड इट मे रेन टुडे। संभावना व्यक्त करने के लिए मे का यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, जब लास्ट सेंटेंस हम पढ़ रहे थे सी सेड इट मे रेन टुडे, तो जब इसका हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, वो डायरेक्ट स्पीच था, इनडायरेक्ट में क्या बनेगा, सी सेड दैट इट रेन दैट डे। टुडे का दैट डे बन जाएगा। मगर अब हम फिर क्या करेंगे, मे की जगह माइट। मैंने बताया कि जब भी इनडायरेक्ट स्पीच की बात हो तो आप वहां पर प्रीफर क्या करें, पास्ट फॉर्म ऑफ द मॉडल। तो यहां पर माइट एकदम करेक्ट है। अब देखो कुछ एक्सरसाइज मैंने एक 7 या 8 सेंटेंस लिखे हैं जिसमें आपको ये पता चलेगा कि मॉडल्स के जो मैंने स्ट्रक्चर्स आपको बताए, चाहे वो सिंपल स्ट्रक्चर की बात हो या परफेक्ट स्ट्रक्चर की, उनमें भी दो स्ट्रक्चर थे, फिर एक एक्टिव था एक पैसिव था। वो अगर आपको क्लियर है तो ये आप इजीली सोल्व कर लोगे। इसके बाद 1 बाय 1 मॉडल्स हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पहले ये देखो, सी विजिटेड। अब यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म कब आती थी, जब पैसिव स्ट्रक्चर हो या फिर हैव आ जाए। परफेक्ट स्ट्रक्चर में आती थी या फिर सिंपल स्ट्रक्चर के पैसिव में। बट यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, कुड नहीं आ सकता, कुड हैव ये आ सकता है, क्योंकि कुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है। सी कुड हैव विजिटेड अस। आई फिर से यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मेट हर। तो आप यहाँ पे देखो कैन नहीं आ सकता है, क्योंकि कैन अगर आता तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होना जरूरी एसेंशियल कंडीशन था। बट यहाँ पे कुड हैव हम फिल करेंगे, क्यों, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। रीना स्विमिंग। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया, V1 प्लस आईएनजी। आईएनजी फॉर्म मैंने बताया कब आ सकती है, या तो बी लगा हो मॉडल के साथ, मतलब कंटिन्यूअस टेंस हो, या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस, सिंपल कंटिन्यूअस या परफेक्ट कंटिन्यूअस, या तो बी लगा हो मॉडल के साथ या फिर बीन लगा हो। तो यहां पर देखो मे बी है, बी वाला ऑप्शन हम फिल कर देंगे। रीना मे बी स्विमिंग, बी या बीन लगा हो तब आप V1 प्लस आईएनजी फिल कर सकते हैं। दिस सम सॉल्व, यहाँ पे फिर से वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, ये पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में क्या आएगा, कैन बी, मॉडल के साथ बी ऐड हो जाता है, तो यहां पर ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। 7 देखो, आई ब्लैंक लिफ्ट, ये V1 है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो सिंपल मॉडल भरा जाता है, क्योंकि मॉडल के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो कैन। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, दिस बॉक्स लिफ्टेड, यहां पे फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मींस पैसिव स्ट्रक्चर हुआ तो कैन बी, पैसिव में मॉडल प्लस बी लगता है। दैट्स ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर्स ऑफ मॉडल्स। Now we will learn 1 by 1 models, uses of the models. Let's start. So students, our first model is can. हम can और could को पैरेलल पढ़ेंगे, क्योंकि could can का पास्ट फॉर्म होता है, तो पैरेलल हम पढ़ते हैं इसको। देखिए can सबसे ज्यादा यूज होने वाला मॉडल मान सकते हैं हम। can is used to express ability, capacity, power of present की कैपेसिटी या पावर या एबिलिटी को शो करना हो तो आप यूज करेंगे कैन का। फॉर इंस्टेंस, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूं। आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, मैं नदी के पार तैर के जा सकता हूं, यानी कि नदी के आर पार तैर सकता हूं। तो ये क्या हुआ एबिलिटी हुई ना, क्षमता है ये।
मगर पैरेलल ही कुड को भी पढ़ते चलेंगे। एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर ऑफ पास्ट की बात की जाए, जब ये पास्ट की हो तो हम यहां पर कुड का प्रयोग करेंगे कैन की जगह। जैसे आई कुड लिफ्ट दैट बॉक्स व्हेन आई वॉज यंग, तो आई कुड बीट हिम व्हेन आई वॉज 15, जब मैं 15 साल का था तो मैं उसे हरा सकता था, बीट कर सकता था। तो ये पास्ट की एबिलिटी हुई तो हमने कुड लगा दिया, और प्रेजेंट की एबिलिटी हुई तो हमने कैन लगा दिया। मीन्स आपको कहीं पर आगे सेंटेंस में कोई इंफॉर्मेशन दे रखी है कि ये तो पास्ट की बात है, जैसे इसमें ये वाज आ गया, इससे पता क्या चला कि पास्ट है, पास्ट का जिक्र कर रहा है स्पीकर, तो इसका मतलब वो कुड लगाएगा ना कि कैन। और कैन उसने लगा दिया तो इसका मतलब वो पास्ट की बात नहीं कर रहा, वो प्रेजेंट की बात कर रहा है। ठीक है, तो यही अंतर है कुड के यूज और कैन के यूज में, जब बात की जाए एबिलिटी की तब। सेकेंड यूज ऑफ कैन, टू गिव और टू टेक परमिशन, मीन्स टू गिव परमिशन या फिर टू टेक परमिशन। परमिशन किसी से लेनी हो या परमिशन किसी को देनी हो तो आप या यूज क्या करेंगे, कैन। यू कैन गो नाउ, यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। अब यहां पर देखो, आपने सुना होगा कि सर, आप बोलोगे कि सर मे का यूज किया जाता है परमिशन, जब हम स्कूल में क्लासरूम में एंटर करते हैं, मे आई कम इन सर बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं भी ये कहूंगा कि बेटर होगा कि आप प्रीफर करें मे को। जब परमिशन फॉर्मल लेनी हो, आपको फॉर्मल परमिशन हो, फॉर्मल परमिशन का मतलब होता है कि आपको किसी स्कूल में, कॉलेज में या किसी अधिकारी के दफ्तर में जाना हो, जहां पर आपको फॉर्मल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करने पड़ते हैं। मींस आचार विचार के जो आचरण के जो आचार संहिता होते हैं ना, जो कुछ उनको फॉलो करने होते हैं, जिनको एटिकेट्स बोल सकते हैं हम, तो वहां पर आप मे प्रीफर करेंगे। जब आप अपने साथ वालों से इनफॉर्मली बिहेव कर रहे हैं, जहां पे कोई फॉर्मल बिहेव नहीं है, इनफॉर्मल जब बिहेव होगा तो आप परमिशन लेने और देने के लिए कैन का प्रयोग करेंगे। यही डिफरेंस था। मे का यूज करेंगे तब अच्छे से बताएंगे हम कि डिफरेंस क्या होता है मे और कैन में, विद एग्जांपल। थर्ड वन इज नेचुरल टेंडेंसी और थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, मतलब जो प्राकृतिक रूप से सबको ऐसा लगता है कि हाँ ऐसा तो हो सकता है, वहां पर कैन का यूज करते हैं। मतलब पॉसिबल, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी का मतलब हुआ सैद्धांतिक संभावनाएं, सिद्धांत के आधार पर ऐसी संभावना होती है। जैसे अक्सर जब बादल होते हैं तो संभावना क्या होती है, बरसात होती है, तो ये एक सैद्धांतिक पॉसिबिलिटी हो गई। जैसे हम कहें कि हाँ गलती किसी से भी हो सकती है, ये एक नेचुरल टेंडेंसी है कि गलती कोई भी कर सकता है। जैसे एग्जांपल देखो, एवरीवन कैन मेक ए मिस्टेक, तो ये क्या है, नेचुरल टेंडेंसी है ना इंसान की, तो हमने क्या यूज किया यहाँ पे, कैन का। ए सिविलाइज्ड पर्सन कैन नॉट हार्म एनीवन, ऐसा माना जाता है, अगर वो सोच ले तो किसी को भी हार्म कर सकता है, बट वो सिविलाइज्ड है, इसका मतलब उसकी नेचुरल टेंडेंसी क्या होगी कि वो किसी को हार्म नहीं करेगा। ए सिविलाइज्ड पर्सन कैन नॉट हार्म एनीवन। अनकंट्रोल्ड फायर कैन बी डेंजरस, ट्रू है ये कि भाई अनकंट्रोल्ड फायर है तो किसी के लिए भी विनाशजनक हो सकती है वो, तो यहां पर कैन हमने फिल कर दिया। नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी फेटल, फेटल का मतलब होता है घातक, जानलेवा। इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल जानलेवा साबित हो सकती है, ट्रू है, ये थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी हुई, तो इसका मतलब हमने क्या फिल कर दिया यहाँ पे, कैन। अब बात करते हैं कुड की तरफ आते हैं। कुड का सबसे फर्स्ट यूज मैंने आपको बता दिया कि एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर ऑफ द पास्ट, जब पास्ट की बात की जाए तब। आई कुड बीट हिम व्हेन आई वाज यंग, आई कुड लिफ्ट दैट बॉक्स व्हेन आई वाज यंग। तो यहां पर हम कुड का प्रयोग करेंगे जब पास्ट की कैपेसिटी का बात की जाए। दूसरा यूज है इसका सेकंड, पोलाइट रिक्वेस्ट, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज है कुड का। जब आपको पोलाइटली बिहेव करना हो किसी से, किसी के सामने, बहुत ही जैसे आपने देखा होगा कि किसी रिसेप्शन पर रिसेप्शनिस्ट किसी से पेश आता है या आती है तो वो बहुत पोलाइटली आता है पेश, तो उसका बिहेव कितना पोलाइट होता है, तो वहां पे वो कुड का यूज कर रहा होता है। कभी आप नोटिस करो तो, कुड आई हैव योर हेल्प प्लीज, तो वहां पर प्लीज वर्ड तो उसने लगाया है, बट प्लीज से भी ज्यादा
पोलाइट बना दिया इसने कुड लगा करके। तो यहां पर हम इसका एग्जांपल लिखेंगे, कुड यू हेल्प मी, प्लीज आप वहां पर लगा भी सकते हो और ज्यादा पोलाइट हो जाएगा। और ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज किया जाता है। कुड से स्टार्ट होगा वो सेंटेंस और वो पोलाइटनेस शो कर रहा होगा, तो वहां पे आप कुड को फिल कर देंगे। ठीक है। अगर आप ये पूछना चाहते हो कि कई बार मे आई हेल्प यू, तो मे का मतलब क्या है कि वहां पे आप फॉर्मल हैं, फॉर्मेलिटी शो कर रहे हो, मगर पोलाइटनेस शो करनी है तो कुड का यूज करेंगे। नेक्स्ट एंड फाइनल यूज ऑफ कुड, एंड दैट इज इन इनडायरेक्ट स्पीच वी यूज कुड इंस्टेड ऑफ कैन। कैन की जगह पर इनडायरेक्ट स्पीच में हम कुड का यूज करते हैं। ये मैं पहले ही एग्जांपल दे चुका हूं, और एग्जांपल चाहिए तो अब यहां पर हम एग्जांपल दे देते हैं इसका। इसका एग्जांपल दे रहा हूं मैं, सी आस्क्ड मी इफ आई हेल्प हर। उसने मेरे से पूछा कि क्या मैं उसकी मदद कर सकता हूं। तो उस समय पूछा था ना, तब की बात की गई। तो अब तो ये पास्ट बन चुका, क्यों? हमने इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर दिया। तो ये कुड फिल करेंगे हम, क्योंकि ये डायरेक्ट वर्ड्स नहीं है स्पीकर के, ये पास्ट बन चुका है, अब इनडायरेक्ट वर्ड्स बन गए हैं ये स्पीकर के। तो यहां पे कैन की जगह हम क्या लगाएंगे? कुड। इसके बाद हम पढ़ेंगे मे और माइट। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मॉडल इज मे, थर्ड वन। मे एंड माइट, इनको हम पैरेलल पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, मे का प्रयोग कहां पे करते हैं? जहां पर पॉसिबिलिटी और अनसर्टेनिटी मीन्स जहां पर पॉसिबिलिटी है, हम श्योर नहीं है, वहां पर हम मे का यूज करेंगे। माइट का जहां पर लेस पॉसिबिलिटी है, मीन्स मे से कम पॉसिबिलिटी है, जहां पर कम संभावना है, वहां पर हम माइट यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इट मे रेन टुडे, आज बरसात हो सकती है। हम श्योर तो हो नहीं सकते कभी भी बरसात के रिगार्डिंग, सो हम केवल अनुमान लगा सकते हैं, तो मे का यूज करेंगे। सी मे बी ट्रू, वो सही हो सकती है। ही मे रिटर्न टिल इवनिंग, वो आज शाम तक लौट सकता है। मगर इससे कम संभावना हो, अगर लौटने की संभावना कम है, तो हम ये बोल सकते हैं ही माइट रिटर्न टिल इवनिंग, शायद वो शाम तक लौट सके। सी इट माइट रेन टुडे, मतलब कम बरसात की संभावना है। सी माइट बी ट्रू, वो सच हो सकती है, नहीं भी हो सकती, हो भी सकती है, मतलब कम संभावना आपको। इट माइट रेन लास्ट इवनिंग, एक चीज ध्यान रखें, जहां पर भी मे का पास्ट फॉर्म होगा वहां पर माइट का यूज करेंगे। लास्ट इवनिंग आ गया, पास्ट की संभावना है, तो माइट यूज करेंगे, ना कि मे। तो इट माइट रेन लास्ट इवनिंग मतलब पास्ट फॉर्म में यूज किया गया है मे का, और इट माइट रेन टुडे ये प्रेजेंट की संभावना बताने के लिए, कम संभावना के लिए मे की जगह माइट यूज किया गया, क्योंकि कम संभावना थी इसलिए मे यूज ना करके हमने क्या किया? माइट का यूज किया। देखिए स्टूडेंट्स, इससे आगे वाला ये तो सभी को आते हैं, पॉसिबिलिटी बचपन से आपने सीखा भी है। नेक्स्ट देखो, टू टेक और गिव परमिशन। आप किसी से परमिशन ले रहे हैं या परमिशन दे रहे हैं, तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं? मे का। मगर आपने लास्ट पीछे कुछ देर पहले ही पढ़ा है, कैन का, जब हम डिस्कस कर रहे थे कि सर वहां पे भी कैन का यूज, परमिशन लेने के लिए कैन का यूज करते हैं। मगर यहां पे डिफरेंस क्या होगा मैं बताऊंगा। पहले ये सेंटेंस देखो कि जहां पर फॉर्मल परमिशन ली जाती है, ऑफिस में, स्कूल में, टीचर से, आपसे बड़े एल्डर से, जहां पर आप रेस्पेक्ट शो करते हो, सम्मान आदर शो करते हो, वहां पर परमिशन लेने के लिए मे का यूज करें। मे आई कम इन सर? यस यू मे कम। हाँ, मतलब परमिशन ली है इसमें और इसमें परमिशन दी गई, तो यहां पर मे का यूज किया गया। अब बात आती है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मे एंड कैन इन केस ऑफ परमिशन?
मे का यूज फॉर्मल बिहेव के लिए किया जाता है। फॉर्मल बिहेवियर, जहां पर आप फॉर्मेलिटी से पेश आ रहे हैं, औपचारिकता जहां पर है वहां पर आप यूज करेंगे मे। जहां पर इनफॉर्मल बिहेवियर है, जहां पर फ्रेंडली बिहेवियर है, वहां पर यूज करेंगे कैन। जैसे आप अपने से बराबर वालों से कुछ चीज की परमिशन ले रहे हैं, अपने दोस्त से, अपने बहन भाई से, छोटे हैं जो या आपके बराबर वाले, तो आप कैन का यूज कर सकते हो। कैन आई यूज योर पेन, कैन आई बोरो योर मोबाइल फोन, नॉर्मली। बट अगर आपको रेस्पेक्ट शो करना है बड़े व्यक्ति से, आपसे बड़े आपके माता पिता, आपके अभिभावक या बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, जहां पर आपको रेस्पेक्ट शो करना, रेस्पेक्टफुल मैनर में आपको पेश आना, या फॉर्मल बिहेवियर जो कि ऑफिस इत्यादि में किया जाता है, वहां पर आप यूज करेंगे मे का। कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब फॉर्मल बिहेवियर का मतलब होता है जहां पर आप कोड ऑफ कंडक्ट, आचार विचार के, आचार आचरण के, संहिता नियम जो होते हैं उनको फॉलो करेंगे। जो प्रोटोकॉल्स होते हैं जहां उनको फॉलो करना होता है, वहां पर आप मे का ही यूज करेंगे। दूसरा यूज बिल्कुल गलत हो जाएगा मे के अलावा। तो यहां पर देखो 3 सेंटेंसेस मैंने दिए हैं जिसमें आपको फिल करना है। ब्लैंक, आई यूज योर पेन बलराम। बलराम इसका मतलब नाम लेके बुला रहे हो, या तो आपका कोई दोस्त है, या फिर क्या हो सकता है, बहन भाई हो सकता है, पाल्स हो सकते हैं, जो पाल होते हैं आपके बहन भाई, जो चम फ्रेंड्स वगैरह जो होते हैं, वो भी हो सकता है। तो बाल सखा जिसे बोला जाता है ना, वो भी हो सकता है। तो बलराम से पेन मांग रहे हो तो आप बताओ कैन से मांगोगे या मे से मांगोगे। जो आपका बाल सखा हो सकता है, जो आपका बराबर वाला फ्रेंड हो सकता है, यार दोस्त हो सकता है, उससे चीजें मांगने के लिए आप कैन से मांग सकते हो। कैन आई यूज योर पेन, तो आप यहां पर फिल कर दें कैन। कैन आई यूज योर पेन बलराम। तो बलराम जैसे लिखा तो आपने पता चल गया कि बलराम कोई मतलब कोई प्रिंसिपल तो है नहीं, वरना तो आप नाम नहीं लेते। कोई बड़ा आदमी तो है नहीं, अदरवाइज तो आप नाम नहीं लेते। तो नाम लेकर बुला रहे हो तो कैन का यूज करेंगे, सिंपल है। नेक्स्ट, आई यूज योर मोबाइल सर। सर कह करके आप संबोधित कर रहे हो, श्रीमान जी कह करके, तो इसका मतलब आप मोर फॉर्मल हो। तो फॉर्मल जहां पर हो तो मे का यूज करो, वहां पे आप क्या यूज करोगे, मे। अब देखो नेक्स्ट, कुड आई यूज योर अम्ब्रेला प्लीज। यहां पर प्लीज लगा दिया, कृपया। यहां पे केवल परमिशन ही नहीं है बल्कि आपने रिक्वेस्ट भी की है, और वो भी पोलाइट मैनर में। तो जहां पर प्लीज लगा दिया, पोलाइटली आप पेश आ रहे हो, तो और पोलाइट बनाने के लिए कौन सा मैंने मॉडल बताया था जो पोलाइट बिहेवियर को शो करता है, कुड। कुड एक ऐसा मॉडल है जो आपके पोलाइट बिहेवियर को शो करता है। तो यहां पे आप क्या करेंगे, कुड फिल कर देंगे। देखा स्टूडेंट्स क्या डिफरेंस है। तो यही मॉडल क्या होता है कि हमें जो स्पीकर है, जो बोलने वाला, उसके मूड को दर्शाता है, उसको एक्सप्रेस करता है कि उसका मूड क्या, वो विनम्र मूड में पेश आ रहा है, या फिर वो किसी की रेस्पेक्ट कर रहा है, या फिर वो फॉर्मल बिहेवियर शो करना चाहता है, यही बताता है मॉडल। तो हम कंटिन्यू बने रहते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये मैं रब कर रहा हूं, अगर आपको नोट करना है तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और आराम से नोट कर लिया करें। तो मैं कंटिन्यू चल रहा हूं अब। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो यूज आता है मेक का, वो आता है, सभी को पता है, विश, ब्लेस, किसी को ब्लेसिंग देनी हो, या फिर कर्स। कर्स मतलब क्या होता है, श्राप देना हो किसी को, ठीक है ना। इनमें किसका यूज किया जाता है, मे। ये सभी को पता है, रटे हुए हैं बचपन से आपने। मे एग्जाम्पल फॉर इंस्टेंस देखिए, मे यू लिव लॉन्ग। और ऐसे सेंटेंसेस के लास्ट में क्या लगाया जाता है, ये सिंबल।
मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, आप यहाँ पे अगर किसी को श्राप देना चाहो तो मे गॉड कर्स यू भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या लिखना, ये आशीर्वाद देने वाले जो होते हैं, ब्लेसिंग्स वाले, तो मैं ज्यादा एग्जांपल ना लिखते हुए दो जो मेन एग्जांपल हैं वो बता दिए हैं मैंने। अब देखो, माइट का यूज मैंने जैसे कैन और कुड का बताया था, वैसे ही इनडायरेक्ट स्पीच में, जब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में किया जाता है कहां पर, इंस्टेड ऑफ मे की जगह पर आप माइट का यूज करें कहां पर, जब इनडायरेक्ट स्पीच की बात की जाए। मींस जहां पर नरेशन आपने चेंज कर दिया, स्पीकर के जो एज इट इज वर्ड्स थे उसमें आपने चेंज कर दिया, बदलाव कर दिया, तब आप यूज करेंगे मे की जगह माइट का। देखिए एग्जांपल देखते हैं, जैसे माई मदर सेड मे यू सक्सीड इन लाइफ। अब देखो, ये ब्लेसिंग दे रही है ना, तो ये सिंबल लगाएंगे। अब देखो, माई मदर सेड, तो ये स्पीकर मदर के डायरेक्ट वर्ड्स हैं, मे यू सक्सीड इन लाइफ, इन योर लाइफ, या जो भी है, तो ये डायरेक्ट स्पीच हुआ। जब हम इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो मेक की जगह क्या यूज करेंगे, माइट। अब देखो, माई मदर सेड दैट, आई किस में चेंज हो जाएगा, मेरे को बोल रही है, मां मेरे को बोल रही है तो मैं हूं, तो आई में चेंज हो जाएगा, सेड दैट आई। अब मे आगे जाकर के क्या बन जाता है, माइट। ये नरेशन में पढ़ेंगे, पर आपको सिर्फ यहाँ पे मॉडल सीखना है, तो मॉडल आप क्या फिल करेंगे, मॉडल्स में यहाँ पे माइट, आई माइट सक्सीड इन लाइफ। ठीक है, डिफरेंस समझ में आया कि जब इनडायरेक्ट स्पीच की बात की जाए तो आप मे की जगह माइट, कैन की जगह कुड, ठीक है, विल की जगह वुड। ये अच्छे से आप इसको अपने माइंड में बिठा लें, इस पॉइंट को। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात हुई विश की, ब्लेसिंग की, कर्स की। अब हम बात करेंगे इसके बाद, मेक का यूज पर्पज के लिए भी होता है। जहां पर कोई उद्देश्य छिपा हो किसी काम को करने के पीछे, वहां पर भी हम मेक का यूज करते हैं। वो अभी देखिए एक बार, मैं इसको रब करता हूं। मैं इसको रब कर देता हूं क्योंकि व्हाइट बोर्ड थोड़ा स्मॉल है, इस वजह से। फॉर पर्पस, जहां पर पर्पज हो, किसी काम के करने के पीछे कोई उद्देश्य छिपा हो, वहां पर हम यूज करते हैं मेक का। देखिए स्टूडेंट्स, फॉर इंस्टेंस, वी, ये सब का रटा रटा एग्जाम्पल होता है। यहां पे वी ईट, बेटा यहां पर एक चीज देखना कि सो दैट, या फिर दैट, या फिर इन ऑर्डर दैट, ये आपको लिखा हुआ मिलेगा। ताकि मतलब, सो दैट का मतलब होता है ताकि, दैट मतलब की, वही बात है। इन ऑर्डर दैट का मतलब वैसा ही होता है, ताकि। ठीक है ना, वी ईट सो दैट, हम खाते इसलिए है ताकि वी मे, ये मैंने फिल कर दिया लिव, ताकि हम जिंदा रह सकें। वी ईट सो दैट, अब देखो हमारा खाने का पर्पज क्या है, जिंदा रहना। ठीक है ना, तो जिंदा रहने के लिए हम खाते हैं, तो ये मे जो हमने फिल किया, ये क्या शो कर रहा है, पर्पज। जिंदा रहना हमारा पर्पज है, इसलिए हम खाते हैं। बात की जाए, वी वर्क हार्ड सो दैट
अच्छा, इनमें से कोई भी एक मिल जाएगा, सो दैट मिलेगा या दैट या फिर इन ऑर्डर दैट, कुछ भी। सो दैट वी सक्सीड इन आवर लाइफ। हम इसलिए कठिन परिश्रम कर सकते हैं ताकि हम अपनी जिंदगी में सफल हो सकें। तो हमारा मेहनत करने का उद्देश्य क्या हुआ? जिंदगी में सक्सेस प्राप्त करना। तो सक्सेस प्राप्त करना हमारा उद्देश्य है, इसलिए हमने यहां पे फिल क्या किया, ये फिल तो हमने किया ही नहीं है, यहां पे छोड़ा नहीं ना मैंने, वी में सक्सीड। ये सक्सीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सक्सीडेड इसकी सेकंड फॉर्म होती है। सक्सीड का मतलब होता है सक्सेस प्राप्त करना, सफलता प्राप्त करना। तो ये मैंने फिल कर दिया यहाँ पे मे, क्योंकि पर्पज क्या है? सक्सेस है हमारा। कठिन परिश्रम करने का उद्देश्य क्या है? सक्सेस होना, इसलिए हमने फिल किया मे। तो ध्यान रहे कि जहां पर कोई, जिस कार्य के पीछे कोई उद्देश्य छिपा हो, वहां पर हम मे फिल करते हैं। बात की जाए, मैंने जहां पर ये पहले बताया था कि माइट का प्रयोग मे के हर जगह वहां पर होगा जहां पर पास्ट की बात की जाए। जैसे मैं इसको वर्कड हार्ड कर दूं, वी वर्कड हार्ड, हम कठिन परिश्रम करते थे या हमने कठिन परिश्रम किया था। सो दैट, इसलिए कि वी माइट सक्सीड इन लाइफ। हमने कठिन परिश्रम किया ताकि हम सफल हो सके। मतलब हम इसलिए कठिन परिश्रम करते थे ताकि जिंदगी में सफल हो सकें। तो ये आपको हिंट मिल गया कि पास्ट की बात कर जा रही है, तो मे की जगह हमने क्या कर दिया? माइट, क्योंकि ये हमें पता है कि पास्ट फॉर्म मे का क्या होता है? माइट। तो स्टूडेंट्स, ये सब था बस मे और माइट के बारे में। अब हम स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मॉडल इज सेल। We will learn shall and will parallelly. So here you can see shall is used with I and we normally. Means जब फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट कौन से होते हैं? I और we, यही हो सकते हैं। तो फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ हमेशा shall यूज होता है नॉर्मल सेंस में। और दूसरी तरफ विल को देखो, इन आई और वी यानी कि फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट को छोड़ दीजिए आप, इसके अलावा सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन के, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो सब्जेक्ट्स, उन सब के साथ विल का प्रयोग होगा। मींस यू, ही, सी, इट, दे, एनी नेम, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन, सबके साथ विल का प्रयोग होगा नॉर्मली, जनरल सेंस में। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल बी ऑब्लाइज टू यू, तो हमने आई के साथ क्या लगाया? शैल। आई शैल गो टू मार्केट टुमारो, आई के साथ शैल। फिर वी शैल गो टू दिल्ली टुमारो, फिर हमने वी के साथ शैल, क्योंकि आई और वी के साथ किसका यूज होता है? शैल का। इधर देखिए, दे विल कम बैक सून, तो यहां पर दे एक प्लूरल नाउन है और थर्ड पर्सन है, इसके लिए हम विल लगाएंगे। ऐसे ये ही भी थर्ड पर्सन है, इसके साथ भी विल लगाएंगे। यू सेकंड पर्सन है, इसके साथ भी हम विल लगाएंगे। मींस ही, सी, इट, यू, दे, एनी नेम, सिंगुलर और प्लूरल नाउन, सबके साथ विल। जब फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट हो मींस आई और वी, उनके साथ शैल। ठीक है, मगर अब कंडीशन देखो, बट इन केस ऑफ कमांड, प्रोमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन, कंपल्सन, मीन्स जब आप कोई कमांड दो, किसी से वादा करो, कोई दृढ़ संकल्प करो, या किसी को कोई धमकी दो, चेतावनी दो, उस केस में आप क्या करोगे? ये रूल रिवर्स हो जाता है। मीन्स ये आपस में उल्टे हो जाते हैं। आई और वी के साथ विल आने लगता है और इन सब के साथ शैल। देखिए इधर, इस केस में जब कमांड हो, प्रोमिस हो, थ्रेट हो, डिटर्मिनेशन या कंपल्सन हो सब्जेक्ट में, सेंटेंस में, तो यू, ही, सी, इट, दे, इन सब के साथ शैल आएगा और आई और वी के साथ विल। फॉर इंस्टेंस, यू शैल बी अवार्डेड, ये मैं अगर प्रॉमिस करूं किसी को कि जो स्टूडेंट अच्छा काम करेगा, अच्छा परफॉर्म करेगा, उसको मैं अवार्ड दूंगा, तो मैं प्रॉमिस कर रहा हूं यू शैल बी अवार्डेड। तो ये प्रॉमिस है तो यू के साथ शैल आया, अदरवाइज यू के साथ क्या आता है? उधर देखो विल आता है नॉर्मली। बट ये कैसा केस है? प्रॉमिस का।
ही शैल बी फायर्ड इफ ही डजंट फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस। ये धमकी दे रहा है कि उसे जॉब से निकाल दिया जाएगा। शैल लगा दिया हमने। फायर का मतलब बेटा आग लगाना नहीं है, तुम्हें जला दिया जाएगा ऐसा नहीं है। फायर का मतलब होता है जॉब से निकाल देना। तुम्हें जॉब से, उसे जॉब से निकाल दिया जाएगा अगर वो मेरी इंस्ट्रक्शन, मेरे अनुदेशों का पालन नहीं करता है। तो ये धमकी दी जा रही है। ऑल स्टूडेंट्स शैल कम टू स्कूल एट 9। सभी स्टूडेंट्स 9 बजे आए, स्कूल में आएंगे। मीन्स ये क्या है, कंपल्सन है, कंपेल किया गया है 9 बजे आने के लिए। तो इसका मतलब यहाँ पे भी ऑल स्टूडेंट्स जो कि थर्ड पर्सन है, प्लूरल नाउन है, तो शैल हमने लगाया। इधर देखते हैं, जब ये केसेज हो, यही वाले कमांड का, प्रोमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन और कंपल्सन, तो आई और वी के साथ विल आने लगता है, ना कि शैल। आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू, विल लगाया क्योंकि इट इज माई प्रोमिस, मैं प्रोमिस करता हूं कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वी विल स्पॉइल यू, थ्रेट है ये। स्पॉइल मतलब होता है बर्बाद करना, हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा, ये भी थ्रेट है, धमकी है। आई विल डू एवरीथिंग फॉर यू, ये प्रोमिस है, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा, मीन्स प्रोमिस कर रहा हूं। वी विल वर्क हार्ड नेक्स्ट टाइम, ये क्या है, डिटर्मिनेशन है कि हम अगली बार हार्ड वर्क करेंगे। डिटर्मिनेशन है, ये संकल्प है। संकल्प जब लिया जा रहा है तो वी के साथ शैल ना करके क्या आता है, विल। अब देखिए स्टूडेंट्स, टेक योर टाइम एंड नोट इट। आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू रब इट। देखिए स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन टैग्स का पता होगा। क्वेश्चन टैग्स के बारे में आपने सुना होगा। क्वेश्चन टैग्स में, क्वेश्चन टैग क्या होते हैं, किसी सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन रेज किया जाता है, उसे क्वेश्चन टैग कहते हैं। यहां पे एग्जांपल से आपको पता चलेगा। तो शैल का यूज कब किया जाता है, जब कोई इंपेरेटिव सेंटेंस लेट से, लेट प्लस अस, लेट अस या लेट्स से स्टार्ट होता है और उसके लास्ट में, एंड में क्वेश्चन टैग लगाया जाता है, तो वो हमेशा क्वेश्चन टैग शैल से स्टार्ट होगा, यानी कि उस क्वेश्चन टैग में हम शैल का प्रयोग करेंगे। मीन्स इन क्वेश्चन टैग्स ऑफ imperative sentences starting with लेट्स, या फिर हम इसे क्या बोल देते हैं, लेटर्स। जो लेट से या लेटर्स से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस हैं उनके में क्वेश्चन टैग लगाते समय हम शैल का यूज करेंगे। एग्जांपल देखो, फर्स्ट एग्जांपल, अगर लेट्स प्ले, मैं बोलता हूं लेट्स प्ले, आओ खेलें, आओ खेलें, क्या हम खेलें? आखिर में ये जो सवाल है ना, क्या हम खेलें, यही क्वेश्चन टैग होता है। लेट्स प्ले, शैल वी, क्या हमें खेलना चाहिए, क्या हम खेलें, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये होता है क्वेश्चन टैग। तो यहां पर हमेशा शैल आएगा क्योंकि ये लेट से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस है। और एग्जांपल देखो, लेट्स गो टू मूवी, आओ मूवी चलें, क्या हम मूवी चलें, शैल वी, क्या चलना चाहिए हमें, तो ये शैल हमने लगा दिया क्योंकि ये लेट से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस था। ठीक है, अब ये शैल का यूज लगभग फिनिश हो जाता है। इसके बाद मैं एक और बताऊंगा शैल का मेन यूज। उससे पहले एक बार विल का एक यूज देख लेते हैं। देखो विल का यूज, ये एक सिंपल सा यूज है। जब कई बार हम इनविटेशंस के लिए हम किसी को इनवाइट करते हैं, या फिर कई बार हम किसी से रिक्वेस्ट भी करें या हेल्प मांगे, तब भी हम कई बार कर देते हैं। जैसे विल यू हेल्प मी, नॉर्मली हम बोल सकते हैं विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे। इसमें हम पोलाइट रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, कुड यू हेल्प मी प्लीज, तब हम पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे होते थे।
बट यहाँ पे हम जनरल सामान्यतः कोई रिक्वेस्ट करें तो यहाँ पे विल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद एक वर्ड होता है इनएविटेबिलिटी, मतलब ऐसी चीज अपरिहार्य जिसको बोलते हैं, जिसे टाला ना जा सके। ऐसी निश्चित चीजें जिनको हम टाल नहीं सकते, जो इस दुनिया में अक्सर घटित होती हैं, उन सब के लिए भी हम विल का प्रयोग करेंगे। फॉर इंस्टेंस यहां पर हम एग्जाम्पल देखते हैं। इनविटेशन का देखो पहले, विल यू कम टू माई हाउस फॉर डिनर। क्या तुम मेरे घर पर डिनर लेने के लिए आओगे? तो इनविटेशन दिया जा रहा है डिनर के लिए, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लो, रिक्वेस्ट वाला, विल यू हेल्प मी? क्या तुम मेरी मदद करोगे? ठीक है। इनएविटेबिलिटी का भी देख लो एक एग्जांपल, जो सब चीज होती हैं जिनको नहीं टाला जा सकता वो, जैसे द मैन will be a man, the man will be a man, man ये कहावत है, the man will be man। और है the poor will be poor, ये इनको टाला नहीं जा सकता। आदमी आदमी रहेगा, आदमी का ये तो है नहीं कि जानवर बन जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसी चीजें जो इनएविटेबल हैं, अपरिहार्य हैं, जिनको नहीं टाला जा सकता, उनके लिए भी हम विल का प्रयोग कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, लगभग सेल और विल का यूज फिनिश हो जाता है, मगर अब यहां पे सेल का मैं एक यूज स्पेशल देना चाहूंगा। कोई टीचर कभी भी ये मॉडल्स में नहीं बताता है, और ये चीजें मैंने कहां पे नोटिस की हैं, जब भी आपको कोई ऑफिशियल गाइडलाइंस या इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, वहां पे सेल का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब कभी आप एसएससी का एग्जाम देते हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, तो वहां पे कुछ इंस्ट्रक्शन गिवन होती हैं, जिनको हिंदी में बोलते हैं अनुदेश। उन अनुदेशों को जब आप इंग्लिश में पढ़ो तो वहां पे सेल का यूज होगा, तो वहां पर सेल का प्रयोग किया जाता है। और उनके मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो विल का तो फिनिश हो गया, अब सेल देखते हैं स्टूडेंट्स। मैंने बताया फॉर मीन्स जहां पे ऑफिशियल गाइडलाइंस या फिर हम कहें इंस्ट्रक्शंस, उनको भी हम सेल का यूज करके देखते हैं। यहां पे मैं एग्जाम दे रहा हूं, सॉरी एग्जांपल उन्हीं का दे रहा हूं जो आपके क्वेश्चन पेपर पर इंस्ट्रक्शंस होती हैं, मैंने वहीं से कलेक्ट किए हैं। फॉर इंस्टेंस, नो कंप्लेंट shall be entertained after the exam। एग्जाम के बाद कोई भी कंप्लेंट शिकायत नहीं ली जाएगी, सुनी जाएगी।
मतलब ये एक अनुदेश है, इंस्ट्रक्शन है, तो हमने यहां पे क्या लगाया, सेल। सेकेंड एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, कई बार लिखा होता है ना कि आपको एक्स्ट्रा सीट नहीं दी जाएगी, तो नो एक्स्ट्रा सीट सेल बी प्रोवाइडेड, ये फिर से हमने सेल लगा दिया यहां पे, प्रोवाइडेड। कोई एक्स्ट्रा सीट प्रोवाइड नहीं की जाएगी एट एनी सर्कमस्टांसेज, किसी भी कीमत पर, किसी भी सिचुएशन में, एट एनी सर्कमस्टांसेज, किसी भी परिस्थितियों में कोई एक्स्ट्रा सीट नहीं दी जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये इस टाइप की जो गाइडलाइंस होती हैं, एक और लिख लो, कैंडिडेट, मेरे को ध्यान नहीं आ रहे हैं फिलहाल, बट जो भी आ रहे हैं मैं लिखता हूं, कैंडिडेट himself shall be responsible for any type of cheating। ये फिर से हमने क्या लगाया, सेल। तो स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम देते हो कॉम्पिटिटिव और वहां पे इंस्ट्रक्शन लिखी होती है, मगर आप इनको ऑब्जर्व नहीं करते, ऑब्जर्व किया करो तब आप सीखोगे चीजों को। तो जब भी गाइडलाइंस या इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, किसी भी चीज की हो सकती है, वो जरूर नहीं है क्वेश्चन पेपर पे ऐसी होती हैं, वो कोर्ट के द्वारा भी दी जा सकती हैं, या किसी भी गवर्नमेंट की भी गाइडलाइंस हो सकती हैं, उन सब का हम उन सब में सेल का यूज करेंगे। तो ये था आपका सेल और विल। टेक योर टाइम एंड नोट इट डाउन।